नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा 2022 में हिंदी भाषा से संबंधित दूसरा मॉडल पेपर है वो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आज का, कौन सा शब्द है जो परसर्ग लगने पर भी बहुवचन में परिवर्तित नहीं होगा? इनकी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें है वो परसर्ग या प्रत्यय लगाने पर भी परिवर्तित नहीं होगा? साथियों, परसर्ग को हम प्रत्यय भी कहते हैं, यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। पहला ऑप्शन है पत्थर, पीतल, सींग या देवी। तो साथियों, पत्थर से पत्थरों बनता है, पीतल है वो सदैव एक वचन में रहता है, इसका बहुवचन नहीं बनता है, सींग से सींगों होगा, देवी से देवियों होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, पीतल होगा। अगला प्रश्न, कौन से शब्द में संधि व समास दोनों नहीं है? इनकी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें संधि और समास है वो दोनों नहीं है? सिपाही, लंबोदर, सत्यासत्य या कोई नहीं। तो साथियों, इसमें जो सिपाही शब्द है इसमें संधि और समास दोनों नहीं है। लंबोदर में लंब धन उदर, इसमें है वो गुण संधि है और ये है वो गणेश जी के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसलिए इसमें है वो बहुव्रीहि समास है। और जो सत्यासत्य है इसमें है वो द्वंद्व समास है और दीर्घ संधि है, इसमें है वो सत्य धन असत्य मिलके है वो सत्य बना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर पहला, सिपाही होगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? साथियों, हिंदी में लिंग है वो 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में है वो इन्हें 3 माना गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? मूर्ति, पत्थर, चिकनाई या शांति। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा, पत्थर होगा। पत्थर है वो पुल्लिंग है, बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये स्त्रीलिंग है। आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के लिए शब्द के साथ में है वो वाक्य बनाना होगा। ये सबसे आसान तरीका है जिससे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? साथियों, उपसर्ग है वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। परसर्ग या प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं लेकिन उपसर्ग है वो शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो इसमें कौन सा है वो उपसर्ग नहीं है? अवस्था, विकृत, शांति या उपयुक्त सभी में उपसर्ग है। साथियों, अवस्था में अ उपसर्ग है और विकृत में वि उपसर्ग और शांति में है वो किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा, शांति होगा। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी कि ये प्रश्न है वो अशुद्धि से संबंधित है। अभिप्सा, अतिथि, बारात या सरोजनी। साथियों, अभिप्सा ये है वो अशुद्ध है क्योंकि इसमें है वो अभी मूल उपसर्ग है और इप्सा है वो मूल शब्द है। ये इस प्रकार से होता है और ये मिलकर के बनता है अभिप्सा, यानी कि जो भी में जो मात्रा आ रही है ई की, ये है वो बड़ी होगी। और ये जो अतिथि दे रखा है इसमें है वो अतिथि शुद्ध रूप में इस प्रकार से होता है, इसमें जो थ में ई की मात्रा है ये छोटी होती है। और ये जो बारात लिखा हुआ है, बारात बिल्कुल है वो शुद्ध शब्द है, बारात नहीं होता है, बाराती होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। और ये जो सरोजनी है ये भी अशुद्ध है क्योंकि सरोजनी ना होकर के
जिनी होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची है भानु, रवि, दिनकर या सभी? तो साथियों, सूर्य की पर्यायवाची है वो तीनों ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा सभी होगा। सूर्य को हम भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि आदि है वो नामों से जानते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अर्धरात्रि के समय को वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? अर्धरात्रि के समय को ऑप्शन पे चलते हैं, अंतरिक्ष, क्षितिज, निशित या ये सभी? तो साथियों, इस प्रश्न का है वो सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा निशित होगा। अर्धरात्रि के समय को निशित कहते हैं। और ये जो अंतरिक्ष है वो धरती व आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे कहते हैं। और क्षितिज है वो जहाँ धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, बाहर, यहाँ, चारों तरफ, सामने अव्यय शब्द कौन सी क्रिया विशेषण में आते हैं? साथियों, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें है वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह जो भी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और अव्यय के है वो चार भेद होते हैं। चार भेद में क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है और समुच्चय बोधक है। आगे है वो क्रिया विशेषण के भी चार उपभेद हैं। तो इसमें है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो साथियों, इस प्रश्न का है वो सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कहाँ, जहाँ आदि शब्द आते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए है वो कैसे ये शब्द आता है। कालवाचक के लिए हम कब का प्रयोग करते हैं। और परिमाणवाचक के लिए हम कितना का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, बहुवचन शब्द का अशुद्ध रूप है, यानी कि चारों ऑप्शन में शब्द दिया गया है और उसका बहुवचन रूप दिया गया है, तो इनमें से कौन सा है वो अशुद्ध है? चिड़िया का चिड़ियाँ, परीक्षा का परीक्षाएं, झाड़ी का झाड़ियाँ और दरवाज़ा का दरवाजे। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 दरवाज़ा का दरवाजे नहीं होता है, बल्कि ये जो दरवाजे हैं जैसे कि ये दरवाजे होगा, क्योंकि इस पे जो अनुस्वार लगता है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। आगमन विधि, निगमन विधि, अव्याकृत विधि या कक्षा अभिनय विधि? साथियों, आगमन विधि और निगमन विधि ये व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधियां हैं। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण के बाद में नियम बताया जाता है। और निगमन विधि आगमन विधि की विपरीत है, इसमें पहले नियम बताया जाता है और नियम के आधार पर है वो उदाहरण समझाया जाता है। और ये जो कक्षा अभिनय विधि है ये है वो व्याकरण शिक्षण की ना होकर के ये नाटक शिक्षण की विधि है। इसमें कक्षा में बालकों को है वो अलग अलग पात्र बना करके अभिनय करवाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 कक्षा अभिनय विधि होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, विलोम कौन सा अशुद्ध है? शब्द दिया गया है, आगे विलोम दिया गया है, तो इनमें कौन सा अशुद्ध है? यौवन, वार्धक्य, यौवन, बुढ़ापा, रक्षक, भक्षक, लौकिक, सांसारिक? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 लौकिक सांसारिक होगा, क्योंकि लौकिक का जो विलोम है वो पारलौकिक या फिर अलौकिक होता है। अगला प्रश्न, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चौकन्ना रहना, निगाह रखना, कुदृष्टि रखना या ये सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 ये सभी होगा। साथियों, रीट से
संबंधित जो एग्ज़ाम होता है उसमें मुहावरे से संबंधित एक प्रश्न 100% है वो पूछा जाता है। अगला प्रश्न, वह लड़का दौड़ता हुआ गया वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा सामान्य भूतकाल होगा। और जो काल है ये हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो इनके अलग अलग उपभेद भी हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या नाट्य? तो साथियों, पत्र लेखन है ये भी लिखित है, निबंध लेखन ये भी लिखित में आता है, नाट्य लेखन भी हो सकता है। लेकिन जो तीसरे नंबर का ऑप्शन वाद विवाद है ये लिखित नहीं है, ये मौखिक होता है। किसी भी समस्या या प्रकरण पर है वो चर्चा की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला प्रश्न, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है? लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक वार्तालाप या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, भाषा प्रवाह में है वो बोलने की गति और शुद्धता, इससे संबंधित है वो परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा मौखिक वार्तालाप होगा। इसमें है वो छात्र के उच्चारण का भी ध्यान रखा जाता है कि वो शुद्ध बोलता है या फिर अशुद्ध बोलता है। अगला प्रश्न साथियों, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक व बच्चों का समय व्यर्थ होता है? यहाँ पे साथियों पात्र है, पात्र के अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों, इस प्रश्न का है वो सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा, पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। इसमें है वो बालकों को अलग अलग पात्रों में है वो बांटा जाता है और फिर है वो नाटक का अभिनय करवाया जाता है। अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? अभ्यासों में विविधता, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविधता या फिर भाषा की विभिन्न छटाएं? तो साथियों, अभ्यास में विविधता होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार के प्रश्न होने चाहिए जिससे बालक है वो करके समझ सके। पाठों की संख्या, ये जो पाठों की संख्या है ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। पाठ कितने हों ये कोई मायने नहीं रखता है। विषय वस्तु में विविधता होनी चाहिए और भाषा की विभिन्न छटाएं जैसे कि कहानी है, कविता है, नाटक है, अलग अलग प्रकार की जो विधाएं हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पठन क्षमता का मतलब है कि जो बालक है उसकी जो पढ़ने की गति क्या है या फिर उच्चारण किस प्रकार से करता है, इसका जो आकलन करने का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है वो क्या है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक या फिर औपचारिक पत्र? ये जो साथियों आतंकवाद पर आधारित निबंध है ये लिखित अभिव्यक्त करने का साधन है, और जो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी है यही है वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसके द्वारा है वो पठन क्षमता का है वो आकलन किया जाता है। औपचारिक पत्र ये है वो लेखन क्षमता से संबंधित है। अगला प्रश्न, भाषा के बारे में कौन सा कथन है वो उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण नहीं करती है और भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है।
ये जो भाषा अनिवार्य लिखित होती है ये गलत है, क्योंकि भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक होता है और दूसरा लिखित होता है। और ये जो भाषा व्याकरण का अनुसरण नहीं करती ये भी गलत है, क्योंकि भाषा हमेशा व्याकरण पर ही आधारित होती है। व्याकरण के नियमों से ही भाषा का वो विकास होता है। और ये जो भाषा और बोली में घनिष्ठ संबंध होता है तो ये भी है वो गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। अगला प्रश्न है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, यानी कि विचारों को प्रकट करने के लिए कौन सी कौशल है? सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना या फिर सुनना पढ़ना। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, बोलना लिखना होगा। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें है वो सबसे प्रथम कौशल होता है वो सुनना होता है, जिसके द्वारा हम विचारों को है वो ग्रहण करते हैं। उसके बाद बोलना आता है, बोलना में हम मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। उसके बाद में पढ़ना कौशल आता है, जिसमें हम है वो लिखित रूप में जो विचार होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। और अंतिम स्तर पर आता है लिखना। लिखना में हमें वो अपने विचारों को लिखित रूप में है वो अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, भाषा पर अधिकार तथा विषय वस्तु पर अधिकार कौन से वाचन से होता है? द्रुत वाचन, गंभीर या गहन वाचन, विकल्प 1 और 2 दोनों, या कोई नहीं। भाषा पर अधिकार या विषय वस्तु पर अधिकार का मतलब होता है कि किसी भी सामग्री को है वो अर्थ ग्रहण कर लेना, उसका भावार्थ समझ लेना। साथियों ये जो वाचन है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है सहस्वर वाचन और एक होता है मौन वाचन। और मौन वाचन के भी 2 उपभेद हैं, द्रुत मौन वाचन और गंभीर या गहन मौन वाचन। जो द्रुत मौन वाचन होता है उसमें किसी भी विषय वस्तु को अगर एक बार पढ़ लिया तो उसको वापस है वो रिपीट करने के लिए द्रुत मौन वाचन किया जाता है। गंभीर या गहन मौन वाचन के द्वारा हम विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हैं और इसमें वो समय बहुत अधिक लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, गंभीर या गहन वाचन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कविता शिक्षण की कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है जो प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है? गीत विधि, रसास्वादन विधि, तुलना विधि या उपयुक्त सभी। तो साथियों गीत विधि भी प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसास्वादन विधि को है वो उपसंहार विधि भी कहते हैं, ये है वो कविता शिक्षण से संबंधित है। तुलना विधि ये है वो प्राथमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा, तुलना विधि होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? मापन का क्षेत्र सीमित होता है, मूल्यांकन में कम समय लगता है, मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है, या फिर मापन मात्रात्मक होता है। साथियों मापन का क्षेत्र सीमित होता है, ये सही है। मूल्यांकन में कम समय लगता है, ये सही नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन में है वो बहुत अधिक समय लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। मूल्यांकन है वो मात्रात्मक और गुणात्मकता से संबंधित होता है, ये सही है। और मापन मात्रात्मक होता है, ये भी सही। अगला प्रश्न है, जब बालक पहली बार लोगों के द्वारा पेड़ का नाम है वो सुनता है तो उसके मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनता है? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, भाव बिंब या विचार बिंब। साथियों भाषा के 4 बिंब होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, दृश्य, श्रव्य, भाव और विचार। किसी भी जैसे कि ये बच्चा है वो पेड़ का नाम सुनता है तो सुनने पर है वो श्रव्य बिंब बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। किसी भी वस्तु को देखने पर है वो दृश्य बिंब बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का स्वयं का चिन्ह है वो कौन सा है? जो विराम चिन्ह होते हैं उनमें कौन सा जो चिन्ह है वो हिंदी भाषा स्वयं का है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक या ये सभी। साथियों पूर्ण विराम इस प्रकार का होता है, अल्प विराम इस प्रकार से होता है और ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह।
और हिंदी भाषा स्वयं का चिन्ह है वो पूर्ण विराम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक साध्य है, साधन है, साधन और साध्य दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक है वो एक प्रकार का साधन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग, या उपयुक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये जो तीनों तरीके हैं, इनके द्वारा बालक में जो शब्द भंडार है उसमें है वो वृद्धि की जा सकती। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, या विद्यार्थियों का हित। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या होता है कि 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, उनमें से कोई एक विकल्प ही सही होता है, और इस प्रकार की परीक्षण में है वो विश्वसनीयता बहुत अधिक होती। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला प्रश्न है कि मौन वाचन का क्या उद्देश्य है। मौन वाचन है वो बिना होठ हिलाए किया जाता है, यानी कि जो भी मौन वाचन करता है उसके मुंह से किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती। निष्कर्ष निकालना, पठित सामग्री में से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकें, केंद्रीय भाव को समझ सकें, या उपयुक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कौन सी सहायक सामग्री है। दृश्य श्रव्य, या ये सभी। तो साथियों, ये प्रोजेक्ट है वो एक प्रकार से दृश्य सामग्री है। हिंदी में सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। दृश्य में है वो केवल देख सकते हैं, श्रव्य में सुन सकते हैं, लेकिन ये जो दृश्य श्रव्य है इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।